हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग वेव पढ़ रहे थे फिजिक्स में, और वेव के बाद जो है हम लोगों ने उसमें देखा था कि वेव कितने दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंगें और यांत्रिक तरंगें, इन चीज़ों को देखा था, मैकेनिकल वेव, इन चीज़ों को देखा था। आज जो देखेंगे, आज देखेंगे तरंगति को, है ना, वेव मोशन को, अर्थात तरंगति क्या होता है, वेव मोशन क्या है, इसके बारे में विस्तृत नॉलेज इस वीडियो में दी जाएगी। और ये वादा है कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जिस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे नहीं। जैसे कुछ टॉपिक है, कंपन की कला, आयाम क्या है, तरंगदैर्घ्य क्या है, इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस वीडियो में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला तो तरंग तो आप लोगों ने देख चुका था, आज देखना है कि तरंगति क्या है, अर्थात वेव मोशन क्या होता है या वेव मोशन किसे कहते हैं। तो वेव मोशन, जैसा कि आप इसके वर्ड से समझ पा रहे हैं, वेव मोशन अर्थात वेव में मोशन मतलब क्या, तरंग में गति। अगर मान लीजिए कि कहीं कहीं वेव उत्पन्न होता है तो हम उसके सिंबल को इस प्रकार यूज करते हैं, ये वेव है ना, और इसमें जो गति होगी, इसकी जो स्पीड होगी, वह क्या है, तरंग गति है। यह तो शाब्दिक अर्थ हुआ कि जो तरंगों की गति है वह तरंग गति है, अर्थात वेव मोशन मतलब वेव में मोशन, मोशन इन वेव, ठीक है। तो तरंग गति क्या है, तो किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया तरंग गति है। किसी कारक द्वारा, फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया, मतलब किसी कारक है। जैसे मान लीजिए एक तालाब की ही हम बात करते हैं। तालाब, एक चीज देखिए, तालाब जो है वेव को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये मान लीजिए तालाब है, इसमें कहीं से एक कंकड़ यहां से उठी और यहां आके गिर गई, तो यह गिरने के बाद क्या होता है, इसके चारों ओर एक गोल 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 यह जो है मोशन चालू होती है, और यह तालाब के अंतिम सिरे तक होते होते, यह अलग बात है कि जिस समय वो गिरती है तो उसके ऊपर चढ़ाव उतार जो होता है वह ज्यादा होता है, लेकिन ज्यों ज्यों वो फैलते जाती है वो क्या होते है, विलीन होते जाती है, वह तरंगें विलीन होते जाती है इस तालाब में। तो अब इस बात को समझिए कि यह जो गति है, इस तरंग की जो गति है, इसी का अध्ययन क्या है, तरंग गति है। तो क्या बोला, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। यह जो विक्षोभ, यह जो पत्थर फेंकने के बाद जो विक्षोभ उठी, यह विक्षोभ यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, यह विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया वह क्या है, तरंग गति है, अर्थात तरंग में गति तरंग गति है। एक बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा जब तालाब में कोई लकड़ी का कोई हल्का सा टुकड़ा फेंक दें और उसके बाद जब उसमें पत्थर फेंकी जाती है तो वह उसके तरंगों के साथ तरंगायमान होता है, मतलब क्या, वह भी ऊपर उठता है और नीचे आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज या नारियल ही आप कभी पानी में डाल दें, सूखी नारियल, तो वो क्या होता है, पानी पर तैरती है। फिर जब आप पत्थर गिराते हैं तो वो क्या होता है, पानी की तरंगें उसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करती है। तो यह तो बात हुई तरंग की, लेकिन तरंग गति में क्या होगा, वह जो ऊपर नीचे करने की, वह जो कंपन की कला है, वह जो विक्षोभ आगे बढ़ रहा है, उसकी गति का जो हम लोग स्टडी करते हैं वह किस में करते हैं, तरंग गति में करते हैं। तो ठीक है, कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या है, तरंग गति है। कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया तरंग गति है। अगला पॉइंट है, कंपन की कला क्या है ना, कंपन की कला क्या है। अब तरंग गति को अगर आपने समझा तो अब इसके अंदर आप समझेंगे कंपन की कला क्या होता है ना, कंपन की कला क्या होती है। तो यह देखिए, यह आवर्त गति में है ना, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण का किसी क्षण पर, जैसे मान लीजिए आवर्त गति का अर्थ क्या हुआ, जो गति एक निश्चित क्रम से हो रहा है। जैसे मान लीजिए इसी में एक तरंग यहां पर हुआ, तो यह जो तरंग पैदा हुई, तो आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण का, जैसे मान लीजिए कोई कण है, किसी कण का किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा जिस राशि से व्यक्त होती है, आवर्त गति में किसी कण का किसी क्षण पर उसकी स्थिति और दिशा जिस राशि से व्यक्त होती है उसे कंपन की कला कहते हैं, है ना, आवर्त गति में किसी कण का किसी क्षण पर। अब मान लीजिए यह जो वेव, यह जो तरंगें बढ़ रही है, तो इस तरंगों के बढ़ने के क्रम में क्या हो गया, यह आवर्त गति में कोई कण है, तो किसी कण का किसी क्षण पर, मान लीजिए कुछ पल यहां था, फिर अगले ही पल यहां से यहां आ गई, तो यह जो एक आवर्त गति में जो यह आगे बढ़ रहा है ना, तो किसी कण का, यह एक कण है किसी क्षण पर, अभी यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, यह जो एक क्षण, समय के साथ ये तरंगें आगे बढ़ती है ना, कोई भी तरंगें क्या होती है, टाइम पीरियड के साथ आगे बढ़ती है। यह जैसे अगले एक क्षण यहां था, अगले ही क्षण यहां आ गया, अगले ही क्षण यहां आ गया, तो यह क्या हुआ, आवर्त गति में कोई कण या किसी कण का किसी क्षण पर स्थिति तथा दिशा को, मतलब अब इस कण की स्थिति को भी व्यक्त करेगा कौन, कंपन की कला, और इसकी डायरेक्शन को भी व्यक्त करेगा कौन, कंपन की कला। तो आवर्त गति में किसी कण का किसी क्षण पर, किसी कण का किसी क्षण पर एक निश्चित दिशा को व्यक्त करना, वह जिस राशि से व्यक्त होगी उस राशि को क्या बोलेंगे, कंपन की कला बोलेंगे। तो ये क्या है, फेज ऑफ वाइब्रेशन या कंपन की कला। तो आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण का किसी क्षण पर
स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि से व्यक्त किया जाता है, मतलब कि आवर्त गति में जो कण गतिमान है, तरंगित है, उस गतिमान कण का, है ना, उस गतिमान कण का किसी क्षण पर उसकी स्थिति और उसकी दिशा का निर्धारण जिस राशि से, जिस क्वांटिटी से होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपन की कला बोलते हैं। तो ये हो गया फेज ऑफ वाइब्रेशन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्न तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। यहां पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें हैं जो विद्युत चुंबकीय है या विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। कौन कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, इस पर बात होगी, है ना। कौन कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय है और कौन कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं है। यहां पर जो है कि कौन कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो आइए इसको समझते हैं। पहला है कैथोड किरणें। कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये कैथोड रे नहीं है। दूसरा है कैनाल। कैथोड, कैनाल, अल्फा, बीटा, ध्वनि और पराश्रव्य, यह 6 तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि वैसी तरंगों का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसमें आपका ऑप्टिक्स जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है आपका? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। लेकिन कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि किरणें और पराश्रव्य तरंगें, यह 6 तरंग जो है, ये 6 वेव जो है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो यही था निम्न तरंगें जो विद्युत चुंबकीय नहीं है। कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। कैनाल किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें। गौर से देख लीजिए एक एक चेहरे को, ये बहुत ही दिक्कत करता है, समझे नहीं रहेंगे तो परेशान करेगा। क्या है? कैथोड किरणें यह विद्युत चुंबकीय नहीं है। कैनाल किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। और अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा दोनों ही किरणें विद्युत चुंबकीय नहीं है। ध्वनि तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं है और पराश्रव्य तरंगें भी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सभी नहीं है। और इसके अलावा जो प्रकाश है, लाइट है, वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें है। चलिए अब इस टॉपिक की बात हो गई। अब बात करते हैं आयाम की, है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है? आयाम या एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो देखिए, दोलन करने वाली वस्तु अपने साम्य स्थिति से जितनी अधिक दूरी को तय करती है वह उसका आयाम कहलाती है। दोलन करती वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन या आयाम कहते हैं। अब साम्य स्थिति का मतलब क्या होता है? यहां पर आप अगर वेव का डायग्राम देखेंगे तो वह इस प्रकार बनता है। जैसे मान लीजिए यह है जो एक वेव का ग्राफ है, इसमें आयाम कहां पर होगा? तो साम्य स्थिति, यह जो बीच मिडिल पोजीशन है, साम्य जिसको श्रृंग और गर्त बोलते हैं, तो मिडिल पोजीशन से, है ना, साम्य स्थिति की किसी और जितनी अधिक दूरी तक वह गमन करती है। साम्य स्थिति किसी भी और जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन कहते हैं या फिर उसी को आयाम कहते हैं। तो आपको सीधा याद रखना है साम्य स्थिति से अधिकतम दूरी को, है ना, जो उसका मिडिल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, जो साम्य स्थिति है, उससे मैक्सिमम दूरी को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। तो यहां पर जो ये है, ये क्या कहलाती है? आपका आयाम। यह जो हाईएस्ट, ये पीक पॉइंट हुआ, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग आयाम बोलते हैं। तो यही है आयाम, एम्पलीट्यूड। तो अपनी साम्य स्थिति के किसी भी और जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाई जाती है, जा सकती है, उस दूरी को दोलन या आयाम कहते हैं। दोलन भी आपने पढ़ चुका है, तो वहां से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जब पेंडुलम मिडिल अवस्था में होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, साम्य स्थिति में, तो इससे वह जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है वो क्या कहलाती है? उसकी एक आयाम कहलाती है। वो क्या है? उसकी एक एम्पलीट्यूड है, एक आयाम है। तो यह भी समझ में आ गया कि आयाम क्या होता है। तो अपने साम्य किसी, है ना, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी और जितनी अधिक से अधिक दूरी को तय करती है वह उसकी दोलन या उसकी आयाम कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब है तरंग दैर्ध्य, अर्थात वेवलेंथ क्या होता है या तरंग दैर्ध्य किसके कहते हैं, यह हम लोग समझेंगे। वेवलेंथ क्या है? समान कला में, है ना, वेवलेंथ तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को लैम्डा, या जो इसको ग्रीक भाषा में लैम्डा कहते हैं या उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या बोला? समान कला में कंपन करने वाले, है ना, तरंग गति में समान कला में। देखिए ये चीजें, चाहे कंपन की कला की बात हो, तरंग दैर्ध्य की बात हो, आयाम की बात हो, है ना, ये सारी चीजें होगी तरंग गति के अंदर ही। यह जो टॉपिक है वेव मोशन, ये सारी वेव मोशन का ही एक अवयव है। आप समझे हैं कि ये सारा पॉइंट क्या है? वेव मोशन का ही एक पार्ट है। तो वेव मोशन में आपका यह जो तरंग दैर्ध्य है, तो तरंग दैर्ध्य किसको बोलेंगे? तरंग गति में समान कला में, तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लैम्डा, अर्थात तरंग दैर्ध्य कहते हैं, है ना। फिर समझ लीजिए, तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को, तरंग गति में
समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब देखिए यहां पर तरंग दैर्ध्य अब दोनों के लिए दो तरह का, अब अनुप्रस्थ तरंग भी है और अनुदैर्ध्य तरंग भी है। तो ट्रांसवर्स वेव अर्थात अनुप्रस्थ तरंगों के लिए भी और अनुदैर्ध्य तरंग अर्थात लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी, दोनों के लिए समझेंगे कि दोनों के लिए लैम्डा तो लैम्डा है अर्थात तरंग दैर्ध्य तो तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य को किससे डिनोट करते हैं? तो लैम्डा से डिनोट, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ऐसे ग्रीक, यह ग्रीक वर्ड है, लैम्डा ग्रीक भाषा से ली गई है, तो इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग में तरंग दैर्ध्य क्या है और अनुदैर्ध्य तरंग में तरंग दैर्ध्य क्या है, दोनों में वेवलेंथ को समझेंगे, है ना, ट्रांसवर्स वेव में भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी। तो ट्रांसवर्स वेव में देखेंगे दो पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, दो पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को। अब देखिए यहां पर क्या है, दो पास के श्रृंग अथवा गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। अब देखिए यह जो ग्राफ आप देख रहे हैं यह अनुदैर्ध्य तरंग की है, सॉरी अनुप्रस्थ तरंग की है। इसमें आप देखेंगे जब यहां से ग्राफ आती है तो यह जो सबसे पीक पॉइंट है यह श्रृंग है इसका, और जो सबसे नीचे वाली है यह गर्त है। तो इस फिर यहां श्रृंग है और फिर यहां गर्त है ना, तो श्रृंग और गर्त इसमें बना हुआ है। तो अब देखेंगे कि यह जो एक श्रृंग से अगली श्रृंग तक की बीच की दूरी है, यह एक श्रृंग यहां हुआ और इसके बाद एक श्रृंग यहां हुई, तो इस दोनों की जो बीच की दूरी है वह तरंग दैर्ध्य कहलाती है अर्थात वेवलेंथ कहलाती है, या इसी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यह तो श्रृंगों के अनुदिश हुआ। अब अगर गर्त से बात करें तो एक गर्त जो यहां पर हुआ और एक गर्त जो यहां हुआ, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? लैम्डा कहते हैं। समझने के लिए समझने वालों ने इसको ऐसे डिवाइड किया है, इसको दो पार्ट में बांट दिया था, जिस श्रृंग को दो पार्ट में बांट दिया, इसको 1 लिखा और इसको 2 लिखा। फिर पुनः जो है ये गर्त को भी दो पार्ट में बांट दिया, यहां भी आपका 1 और 2 दो पार्ट, फिर यहां भी 1 और 2। तो यह जो इस प्रकार बांट करके, जैसे मान लीजिए एक श्रृंग यहां हुआ और एक श्रृंग यहां हुआ, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या फिर दो गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा बोलते हैं। तो यह भी आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि तरंग दैर्ध्य क्या है। और तरंग दैर्ध्य को अगर डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे? किसी तरंगति में समान कला में, है ना, कंपन समान कला में दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को, तरंगति में समान कला में दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी, दो क्रमागत अर्थात श्रृंग और श्रृंग ही लेना है, गर्त और गर्त ही लेना है, दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य है। तो यही आप देख रहे हैं, श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी यहाँ पर लैम्डा है, तो ये क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य हो गया। यहाँ गर्त और गर्त की दूरी को भी लैम्डा से नोट किया गया, यह भी क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब है अनुदैर्ध्य तरंग में, है ना। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है? दो क्रमागत संपीड़नों अथवा विरलनों के बीच की दूरी को, यहाँ पर जो श्रृंग गर्त था यहाँ पर क्या है? संपीड़न, है ना, और विरलन। संपीड़न जहां पर की तरंगें घनीभूत घना होता है, और विरलन जहां पर तरंगें थोड़ी कम घनी होती है। यहां देखिए क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? यहां पर तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, यहां पर जो आप एक स्प्रिंग को, जैसे मान लीजिए कि एक समझने के लिए यह अगर एक स्प्रिंग है, इसको आप ऐसे मोड़ दें, ऐसा मोड़ करके बनाएं, तो ये क्या होती है, यह अगर एक स्प्रिंग है, आप देखिए इसको जब हम ऐसे मोड़ बीच से फोल्ड करते हैं तो यहां पर क्या होती है? यहां विरल बनती है, तरंगें यहां क्या है? विरल है अर्थात हटे है, और यहां पर क्या है? सघन है अर्थात संपीड़ित है। तो यह समझने के लिए एक एग्जांपल है कि स्प्रिंग वगैरह में जो वेव को दिखाया जाता है, तो यह संपीड़न हुआ और यह विरलन हुआ, यह संपीड़न हुआ और यह विरलन हुआ। तो वही है दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच। तो दो क्रमागत यहां पर आप देख रहे हैं घना में दिखाया गया है, ये क्या हो गया? संपीड़न। यह संपीड़न है, यहां विरलन है, फिर यहां संपीड़न है और यहां विरलन है। तो एक संपीड़न यहां से इस संपीड़न तक की जो दूरी होगी वह क्या होगी? तरंग दैर्ध्य होगी। यह बात किया जा रहा है अनुदैर्ध्य तरंग में, और यहां श्रृंग गर्त की जो बात की जाती थी ये की जाती थी अनुप्रस्थ तरंग में। तो यह अनुप्रस्थ में और यह अनुदैर्ध्य में। तो अनुदैर्ध्य में क्या होगा? एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न तक के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहेंगे, या फिर एक विरलन। यहां देखिए यह विरल है, यहां से यहां तक विरल माध्यम है, यहां से यहां विरल तरंगे हैं। तो यह एक विरल से एक विरल की दूरी को भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा बोलते हैं। तो या फिर यह इसलिए कहा गया क्रमागत संपीड़नों, मतलब एक संपीड़न यहां हुआ तो अगला संपीड़न इसके आगे नहीं होगा, जस्ट इसके बाद की जो संपीड़न होगी उसके बीच की दूरी क्या होगी? एक लैम्डा होगी। या फिर एक विरलन अगर हुआ तो जस्ट उसके अगले विरलन तक की जो दूरी होगी वह तरंग दैर्ध्य होगी अर्थात वह लैम्डा होगी। तो यह हो गई। अब एक प्रश्न यह भी था
कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब तरंग संपीड़ित होता है या विरलन में होता है तो हवाओं पर क्या इफेक्ट पड़ती है, ये बात सोचने वाली है। अगर तरंगें संपीड़ित होती है तो हवाओं पर जो है उसका असर होता है कि हवाएं विरलन में चली जाती हैं, और जब तरंगें विरलन में होती है तो हवाएं संपीड़ित होती है। अर्थात क्या, जब तरंगें फैलती है तो अब मान लीजिए ये एक बॉक्स है, यहां पर एक इधर से बंद कर दें, इधर से बंद कर दें, और यहां पर बीच में कुछ ऐसा चीज रख दें, तो इसके जो यह मान लीजिए कोई भी, या मान लीजिए हम खड़े हैं यहां पर, इसमें क्या होगी, अगर यदि यहां पर संपीड़न ज्यादा कर दें, संपीड़न बहुत ज्यादा कर दें, तो क्या होगी, ये छोटा होगी, ये सिमट जाएगी और आसपास की हवाएं जो है फैल जाएगी। लेकिन अगर इसके बीच का जो है विरलन बढ़ा दें, हम इसको इतना बड़ा कर दें, तो ये क्या होगा, इसके जो अगल बगल की हवाएं हैं वो विरलन में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि अगर यहां पर संपीड़न होगा तो इसके दोनों तरफ विरलन होगा, और अगर यहां पर विरलन होगा तो इसके दोनों तरफ संपीड़न होगा। मतलब जगह इतना ही है, इसमें तरंग के जगह को छेकने का जो है बात हो जाती है, कितने पोजिशन को वह जो है अपने से कनेक्ट करती है। चलिए एक और पॉइंट था, तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच संबंध है ना। तरंग की चाल और तरंग दैर्ध्य अर्थात लेम्डा और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बीच क्या संबंध है। तो तरंग की चाल जिसको v से डिनोट करते हैं, और तरंग दैर्ध्य जो लेम्डा है, और आवृत्ति जिसको n से डिनोट करते हैं। तो तरंग चाल बराबर क्या होती है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य है ना। तरंग की चाल v बराबर न्यू लेम्डा, v बराबर न्यू लेम्डा, यह आपने 9th में भी पढ़ा होगा, v बराबर न्यू लेम्डा, अर्थात तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। इसमें अब देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो भी तरंग की चाल बढ़ेगी, अगर तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो भी तरंग की चाल बढ़ेगी। तो तरंग की चाल यहाँ पर आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोनों पर डिपेंड करती है। सबसे मूल इंपॉर्टेंट है v बराबर न्यू लेम्डा, इसको आप याद कर लें, v बराबर न्यू लेम्डा। तो मित्र, हमको लगता है कि तरंग गति की जो मूल टॉपिक थी वो हमने प्रेजेंट कर दी आपके सामने। अगर आपको पसंद आता है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।